रिएक्शन के मामले में पूरे सोशल मीडिया पर दो चेहरे आजकल बहुत फेमस है। पहले तो हमारे ऑनलाइन गाली लर्निंग क्लास के मेधावी छात्र कैरी मिनाटी साहिब और दूसरा ये बच्चा जो किसका है पता नहीं, पर इसके रिएक्शंस ओह माय गॉड वाओ। जो लोग मेम्स देखते हैं वो लोग तो इस अंधेरे के अंधेरे को जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं मेम्स जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ तो आज मैं डालूंगा इस अंधेरी के अंधेरे पर उजाला, क्योंकि सफेदी के आगे Stop it. आपने भी कभी ना कभी सोचा हो कि आखिर ये बच्चा है कौन जो कि पूरे सोशल मीडिया पर में रिएक्शंस के लिए इतना ज्यादा फेमस है। इस बच्चे के बारे में जानकर आप भी हैरान, परेशान, शमशान सब कुछ हो जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? बस वीडियो में एंड तक बने रहे। वैसे तो मैंने ठेका ले नहीं रखा है कि मैं पुराने लोगों का फुद्दू काटूं, लेकिन मैंने ठेका ले रखा है आपका फुद्दू बचाने का। तो सुनो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन लोगों के हाथ कटवा दिए थे जिन जिन के हाथ उस ताजमहल के पीछे थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये बात सिरे से ही गलत है, तो आप क्या करोगे? मेरा कमेंट सेक्शन गंदा करोगे या पूछोगे साफ और पास प्रूफ क्या है? नहीं। तो हेलो गाइस एंड यू आर वाचिंग इनसेन टेक। तो अगर ट्रेलर पसंद आ गया हो तो पूरी पिक्चर में भी बने रहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा होठ जहरीले तेरे होठ जहरीले। ऐसे ही आज मैं आपको एक बंदे की स्टोरी बताने वाला हूं जो ऐसे ही जहरीले होठों का शिकार हो गया। तो ये बात है 2016 न्यू मैक्सिको के इज़्ज़ापलापा में रह रहे एक 17 साल के बंदे की। इसका नाम है जूलियो मैकियस गोंजालेस। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था कि अचानक से वो जमीन पर गिर गया। उसको इस हालत में देख के उसकी फैमिली ने फटाफट एम्बुलेंस बुलाई और उसको भर के वो लोग हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और जब डॉक्टर ने उसके मरने की वजह बताई तो उसके पूरी फैमिली मेंबर्स का खून खौल गया, क्योंकि उसके मरने की वजह थी उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड से ली हुई डीप और पैशनेट लव बाइट। इस सब करके तो ये अपने आप को शेर समझते हैं, साले चिपके हुए गूद जैसी धूत है और गर्लफ्रेंड बनाएंगे। उस लव बाइट का सक्शन इतना तेज था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने वैक्यूम क्लीनर के मुंह को भी पीछे छोड़ दिया और यह दरिंदगी उसके साथ उसी शाम हुई थी जिस दिन वो मरा। अरे पापिनी कुलनाशिनी। उस बाइट से उसकी गर्दन पे खून जम गया था जो कि उसके ब्रेन तक पहुंच गया और स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो गई। ध्यान से देखिए इस फोटो को। हाँ, ये वही चीजें जो आप सोच रहे हो, वही चीजें जो आपके पीछे रहकर सालों से आपके लिए काम कर रही है, लेकिन कभी भी इसने आगे आने की कोशिश नहीं करी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आजकल के फोन जितने स्मार्ट हैं उनकी कंपनियां उनसे कई ज्यादा स्मार्ट है। कंपनी अपने फोनों को कॉलेज का वो लड़का बनाना चाहती है जो पढ़ाई में भी अच्छा है, खेलकूद में भी अच्छा है, लड़कियां भी उससे इंप्रेस है और हर चीज में अच्छा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो जो आप ये फोटो देख रहे हो ये है सैमसंग के बट रोबोट्स जो कि मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी को चेक करते हैं, मोबाइलों पे अपनी तशरीफ जमा किए। और ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग अपने बैक पॉकेट में फोन रखकर अपनी तशरीफ जमा लेते हैं और फिर उनके फोनों की निकल जाती है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। सैमसंग अपने फोनों के साथ वो करती है जो कि 2 kilometers later. अरे ज्यादा उड़ मत तू।
यही कहना था अमेरिकन एयरलाइंस का एक टाइम पर एक बंदे से जिसका नाम था स्टीव रॉथस्टिन। और इस बंदे का नाम एयरलाइन वालों को तो ऐसे रटा था जैसे कि इस बंदे ने 1987 में एक गोल्डन टिकट ली अमेरिकन एयरलाइन से लाइफ टाइम ट्रेवल करने के लिए, और वो भी $2.5 लाख में। और उसके बाद शुरू हुई कहानी। उस बंदे ने पूरी लाइफ टाइम में अपनी 10,000 बार फ्लाइट्स में ट्रैवल किया। उस 2.5 लाख के टिकट में उन्होंने $21 मिलियन का मजा लिया। वो गए 500 बार इंग्लैंड, 120 बार टोक्यो और 70 बार ऑस्ट्रेलिया, उसी गोल्डन टिकट को यूज करके। और बाकी बची हुई फ्लाइट वो यूज करते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, कभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, कभी बेसबॉल मैच देखने के लिए, कभी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और कभी 5 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए। फ्लाइट तो उनके लिए ऐसी थी जैसे कि बस, रिक्शा और टेम्पो। और जब भी ये बंदा एयरलाइन में फोन लगाता था अपनी टिकट बुक करने के लिए, एयरलाइन वालों की बोलती बंद हो जाती थी इसकी आवाज सुन के, और वो भी रिप्लाई देते थे, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। एयरलाइन वाले वैसे भी लोगों के सैलेड में से ऑलिव उचका उचका कर अपनी जेबें भर रहे थे, और ये बंदा उनके एयरप्लेन के पेट्रोल का एक एक कतरा तक चूस जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसका तो कुछ करना पड़ेगा, और एयरलाइन वालों की जिंदगी में वो बाहर आई जब उनको वजह मिल गई इसके पास को टर्मिनेट करने की। फाइनली 2008 में एयरलाइन वालों ने इस बंदे से पीछा छुड़ा लिया। जब कोई काम बहुत आराम से और बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया जाता है तो वो काम कुछ इस प्रकार होता है, और वही जब कोई काम खड़े पे किया जाता है यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस के साथ, तो वो काम कुछ इस प्रकार होता है। ये बात हम आरामी इंसानों के ऊपर तो लागू होती है, लेकिन ये बात जानवरों पे भी लागू होती है। अब इसका सीधा सा एग्जांपल देख लो, ये फोटो। इस फोटो में आपको कई सारे अंडे दिख रहे होंगे जो कि मुर्गी के, और उन्हीं के बीच एक अजीब सा अंडा दिख रहा होगा जो कि कुछ डायनासोर के अंडे टाइप दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो अंडा भी मुर्गी का ही अंडा है। ऐसा अंडा मुर्गी तब देती है जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, उसके सर पे किसी चीज का भार हो, उसके सर के अंदर टेंशन हो। मुर्गी को टेंशन तब आता है जब उसके पास कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो, या फिर उसके रूटीन और एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण भी मुर्गी को स्ट्रेस और टेंशन आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम इंसानों को अपना रूटीन चेंज करने पर टट्टी नहीं आती। ताजमहल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में। ज्यादा हो रहा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने उन वर्कर्स के हाथों का मुरब्बा बना दिया था जिनके भी हाथ उस ताजमहल के पीछे लगे थे। तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल A2, बिल्कुल A3. बिल्कुल अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गलत है। ये हाथ कटवाने वाली बात सिर्फ एक मनचले की मस्ती है। असल में शाहजहां को वो ताजमहल इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्होंने उन वर्कर्स को अपने लिए हायर कर लिया था, और उन वर्कर्स से शाहजहां ने वादा किया कि पूरी लाइफ टाइम उनको वो सैलरी देंगे चाहे काम हो या ना हो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता, तो सुनो। ताजमहल के पास जो ताजगंज है वो शाहजहां ने उन वर्कर्स के लिए ही बनवाया था ताकि वो वहां पर रह सके, और दिल्ली का शाहजहानाबाद भी उन वर्कर्स ने ही बनाया है ताजमहल बनाने के बाद। म्यूजिक ये इंसान की वो नीड है जो उसकी जिंदगी में एसेंशियल भी है और नॉन एसेंशियल भी है, जस्ट लाइक यूपीएससी और आईआईटी। मस्त, एक नंबर बोला। अब जो लोग ऐसे म्यूजिक सुनते हैं, जब तड़पता है कभी अपना कोई, खून के आंसू रुला दे बेबस। ऐसी भक्ति करने से तू होगा नहीं निहार, पहले मन से मैल निकाल। लेकिन वही जो लोग ऐसे गाने सुनते हैं, और कुछ
अल्ट्रा प्रो मैक्स टाइप के कुछ लेजेंड्स होते हैं जो इस टाइप के गाने सुनते हैं। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि म्यूजिक आपको हैप्पी भी करता है और सैड भी करता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि वो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बूस्ट करता है तो आप क्या कहोगे? तो इसी से रिलेटेड वीडियो गेम में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा होता है जिसको सुनने के बाद हमको ये भी पता नहीं चलता है कि पीछे म्यूजिक भी चल रहा है, क्योंकि हम उस गेम के अंदर इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस गेम के लेवल्स पर ही होता है। और यही चालाकी होती है गेम डेवलपर्स की, जो उसके अंदर ऐसा म्यूजिक डालते हैं जो कि सामने वाले को इतना कर्रा मोटिवेशन देता है और कंसंट्रेशन देता है कि वो बस स्क्रीन तोड़ के अंदर घुसना ही चाह रहा हो। और अगर प्लेयर उसके अंदर ज्यादा घुस जाए तो प्लेयर को वैसे ही एक रिसर्च कहती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप पढ़ रहे हो, और उस वक्त अगर आप वीडियो गेम का साउंड सुन रहे हो तो आपकी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। कोको कोला और पेप्सी, वो दो नाम है जिसको आज के टाइम में मुझे लगता कोई दोनों कंपनियों के बीच जब बात आती है कंपटीशन की तो दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। अगर कोको कोला अपना ऐड माइकल जैक्सन से करवाते थे तो वहीं पेप्सी अपने ऐड मैडोना से करवाती। कोको कोला अगर ब्लाइंड टेस्ट चैलेंज करवाती थी तो वहीं पेप्सी भी ब्लाइंड टेस्ट चैलेंज करवाती थी। और जैसा कि सबको पता है, हमेशा की तरह उनका ही ब्रांड जीतता था। ये है ज्यादा सफेद फेना, समझ रहे हो? और जब दोनों कंपनियों को पूरे संसार में संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने पैर पकड़े भगवान के और कहा, जय हो भगवान कुमार, तेरी शक्ति है अपार, हे बजरंगबली बिनती सुन ले हमार। यानी कि 1985 में दोनों पहुंच गए स्पेस में अपने इस ब्लाइंड टेस्ट चैलेंज को पूरा करने के लिए। लेकिन जब बात आती है ईमानदारी की तो दोनों एक दूसरे की खास है। ये बात दर्ज है कि तब कोको कोला का सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि उनकी रेसिपी चोरी हो गई। तो चोरी करने वाले थे वो उसके खुद के ग्लोबल हेडक्वार्टर के कुछ एम्प्लॉइज थे, जिन्होंने डायरेक्ट फोन घुमाया पेप्सी को और कहा कि हमारे पास कोको कोला की रेसिपी है, आप हमें बदले में $1.5 मिलियन दे दो और रेसिपी आपकी। तो बदले में पेप्सी वालों ने बड़े प्यार से कहा, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और पेप्सी वालों ने डायरेक्ट फोन घुमाया FBI को और कोको कोला वालों को और उन तीनों को दबोच लिया गया। तो ये होता है फेयर गेम और कंपटीशन। डिप्रेशन इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेता, इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम कुछ दिनों पहले देख चुके हैं। तो वैसे ही आज मैं आपको जिन मोहतरमा के बारे में बताने वाला हूँ, इनके बारे में सुन के आप एक ही बात कहोगे, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक की, जिनका नाम है एंजेलिना जॉली। इनको देख के नहीं लगता है कि ये कभी डिप्रेस भी रही होंगी, लेकिन इनका डिप्रेशन इन पे इतना ज्यादा हावी था कि ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाती रहती। जब वो सिर्फ 19 साल की थी तो उन्होंने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी और डिप्रेशन के चलते ही उन्होंने 20 साल की एज से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दी। और दुनिया का ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो कि उन्होंने ट्राई ना किया। इन्हीं सब के चलते 22 की एज में उन्होंने सोच लिया कि मुझे सुसाइड करना है, लेकिन अपनी फैमिली पे स्ट्रेस ना पड़े इसलिए उन्होंने अपने आप की सुपारी दी एक हिटमैन को, यानी कि एक दल्ले को। लेकिन आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि उस हिटमैन ने उनको 1 महीने का समय दिया कि आप आराम से सोच लो। उसके बाद अब 1 महीने के बाद एंजेलिना ने सोचा कि मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरे। और उसके बाद एक्टिंग को उन्होंने अपना करियर बनाया और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो डिप्रेशन तो हर किसी को आता है, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि मैं आपका डिप्रेशन गायब कर दूं। तो आते हैं हमारे सबके प्यारे दी गोल्डन फैक्ट पर। थैंक यू। पिछले 1 साल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, इन सब पर एक बच्चा अपने रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस कालीचरण को आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, चाहे एक नजर से ही सही। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये बच्चा है कौन? तो मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का नाम है ओशिता इहेमे, जो कि एक नाइजीरियन सुपरस्टार है और इसकी एज मुझसे तो लगभग 2 गुना है, यानी कि इसकी एज है 38 इयर्स ओल्ड। तू स्टंडा, तू सेक्सी, तू चलती फिरती टैक्सी, इधर निगाहें
उधर निशाना। ये व्यक्ति एक रेयर कंडीशन से पीड़ित है जिसके कारण इसका शरीर बच्चे ऐसा रह गया है। अफ्रीकन फिल्म इंडस्ट्री में इनको एक वर्सेटाइल एक्टर की गिनती में रखा जाता है। उधर साथ में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इनकी एक्टिंग के लिए। इन्हें इनकी पहचान नाइजीरियन फिल्म अकीना उकावा से मिली जो कि 2002 में आई थी और उसके बाद इनके रिएक्शंस और ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट हुई कि ये वहां के सुपरस्टार की गिनती में आने लगे। और हमारे यहाँ पिछले 1 साल से ये लोगों के दिल दिमाग और मीम्स में भरे पड़े। तो यार कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जल्दी बताओ। 3 दिन से भरी दोपहर में शूट कर रहा हूं तो आई थिंक 1 लाइक तो मैं डिजर्व करता हूं, सो गिव इट टू मी। और पहली बार आए और वीडियो बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। अपना ही घर है, जब भी आए इच्छा आ जाना फटाफट। और बहुत ज्यादा अच्छा लग गया हूं मैं तो सोशल मीडिया लिंक है मेरी इंस्टाग्राम की, हाँ तेरी भी इसकी भी देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टिल देन टेक केयर।